वेलकम टू प्रखर अकेडमी। शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोज हु फ्लाई सोलो हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट विंग्स। कहने का मतलब ये है जो खुद पे भरोसा करते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं, अपने पंखों की ताकत पर जिन्हें भरोसा होता है, बट ऑब्वियसली उनकी उड़ान जो होगी वो ऊंची होगी। ये एक रेशियल कमेंट नहीं है, ये एक कमेंट है इस पॉइंट के ऊपर कि अगर आप कोशिश करेंगे, यानी आप इतना लेवल ले आएंगे अपने अंदर, इतनी कोशिश करेंगे, इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी आपके थॉट्स में कि आप अकेले उड़ सकते हैं, यानी अकेले सोच सकते हैं। बट ऑब्वियसली स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो ग्रुप में नहीं होती। हमने बहुत बार प्लानिंग किया है कि चलो ग्रुप स्टडी करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ग्रुप स्टडी नहीं होती, वेरियस ऑफ टॉपिक पे बात शुरू हो जाती है। आपको लोगों का सहयोग तैयारी करने के समय अगर लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं? आप ले सकते हैं एक मॉक इंटरव्यू के रूप में। आप डिस्कशन की फॉर्म में उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन जहां बात कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की है तो बट ऑब्वियसली आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, पॉइंट से गो थ्रू होना पड़ेगा, उन्हें लाइव एग्जांपल्स में तलाशना होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वास्तव में अचीव करना है गोल को, या वास्तव में आपको एक हाइट अचीव करना है, तो उस वक्त आपको अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर, अपने विंग्स पर, विंग्स बोले तो आपके जिस्म पर, आपके दिमाग पर आपको भरोसा होना चाहिए। और बट ऑब्वियस है कि आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नालसा के चेयरपर्सन के लिए नामित किए गए हैं। कौन नामित किए गए हैं? जस्टिस यूयू ललित। जस्टिस यूयू ललित को चेयरपर्सन बनाया गया है नालसा का। नालसा The President of India, Ramnath Kovind, has nominated Supreme Court Judge Justice Uday Umesh Lalit as the next executive chairperson of National Legal Services Authority, NALSA, with immediate effect. A notification to that effect was issued by the Ministry of Law and Justice in the official gazette. भारत में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, जिसे हम नालसा कह रहे हैं, उसका गठन हुआ है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम सन 1987 के तहत। और इसका काम क्या है? कानूनी सहायता प्रदान करना। और ये कार्यक्रम जो ये लागू करता है उसमें मूल्यांकन और निगरानी करना भी शामिल है। तो इतना काफ़ी होगा नालसा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। शाहिद जमील कौन है? देखिए, अभी आपने सुना होगा शाहिद जमील के बारे में। शाहिद जमील जो हैं वो एक सीनियर वायरोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने अभी क्या किया, उन्होंने इंसाकॉग से, यानी कि आपका जो इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम है, उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने का कारण क्या है? इस्तीफा देने का कारण ये है कि अभी उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया था किसी न्यूज़पेपर को या मैगज़ीन को, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की थी, और वजह ये बताई थी कि ये कुछ भी नियम के अनुसार नहीं हो रहा है। तो जिसको उन्होंने दिया था अपना इंटरव्यू, शायद राइटर्स को दिया था, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें हम जो साइंटिस्ट हैं उनकी राय नहीं ली जा रही, और इसी कारण से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ये आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। डॉक्टर शाहिद जमील, द क्लाइम डाउन from the India's COVID-19 peak will be the more prolonged. Virologist Shahid Zamil, one of the most prominent scientist voices on the pandemic, discusses that has led to rise in India's COVID numbers and when it can be expected to end. तो ये बातें हुई किसके बारे में? शाहिद जमील के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बात आती है ताउते के बारे में। ताउते तूफान क्या है और इसका अर्थ क्या है? इसे ये नाम किसने दिया? देखिए, मैं बताऊं, अब तक आपको पता लग गया होगा, बट मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं डेली आपको ये न्यूज़ प्रोवाइड कराता हूं, तो ये बट ऑब्वियसली कि शामिल करना था मुझे। तो ताउते क्या है? ताउते एक तूफान है जिसने क्या किया, अरब सागर को हिट किया। अरब सागर में हिट किया तो बट ऑब्वियसली उसके कोस्टल रीजन में आने वाले जो क्षेत्र थे, तो उन क्षेत्रों पर उसने अपना प्रभाव डाला है। अब बात आई कि ताउते का अर्थ क्या है। तो ताउते का अर्थ होता है शोर मचाने वाली छिपकली, शोर मचाने वाली या तेज आवाज़ करने वाली छिपकली, इसका अर्थ है। और इसे ये नाम दिया किसने है? ये म्यांमार ने नाम दिया।
तो अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने केरला को, कर्नाटक को, गोवा को और महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को और इसे मनाया जा रहा है 2005 में इसको पहली बार मनाया गया। तो ये कुछ सूचना हाइपरटेंशन के बारे में। यहाँ थोड़ा सा डिटेल है उसका, यानी उसकी हिस्ट्री आप जान सकते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे was first inaugurated in May 2005. Ever since it has become an annual event. तो कहने का मतलब ये 2005 वो पहला समय था जब उसको मनाया गया और उसके बाद से उसको एनुअल डे इवेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं। द मेन पर्पज बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ द WHD यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज टू प्रमोट द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ hypertension and to encourage citizens of all countries to prevent and control this silent killer, the modern epidemic. तो मैं आपको बता दूं कि है क्या ये एक साइलेंट किलर के रूप में क्यों कहा जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहता है तो बट ऑब्वियसली आपका जो बॉडी का वर्क करने का प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है क्या कि वो जो है आपके हृदय को, आपकी किडनीज़ को, आपके ब्रेन हेमरेज के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो बट ऑब्वियसली इससे आपको बचना है और इसलिए आपको कम से कम तनाव करने की कोशिश करनी है। देखिए, कोविड एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें कि लोगों को ना चाहते हुए भी तनाव बढ़ गया है। हाइपरटेंशन और द हाई ब्लड प्रेशर अकर्स व्हेन द ब्लड प्रेशर राइजेस टू एन अनहेल्दी लेवल। द डिजीज इज वेरी कॉमन एंड डेवलप्स ओवर ए कोर्स ऑफ ईयर्स। नैरो आर्टरीज cause more resistance and increase the blood pressure. आर्टरीज जब नैरो होती हैं और आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है कि वो फ्लो करना चाहता है। तो आपने बर्नौलीज लॉ पढ़ा होगा। बर्नौलीज लॉ क्या कहता है कि अगर जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है तो बट ऑब्वियस है कि जो प्रेशर होगा उसके थ्रू वो आपका ज़्यादा होगा और ये प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा आपके ऑर्गन्स पर और उन ऑर्गन्स को वो फेल कर सकता है या बंद कर सकता है। This force can cause damage to the blood vessel and lead to the heart attack, brain stroke, kidney damage or the nerve damage. तो ये सब बातें हुई इसकी थीम और देख लेते हैं। थीम है 2021 के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। बट ऑब्वियस अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो आप एक लंबा जीवन और सुखद जीवन जी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि आयुष घर द्वार परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई आयुष विभाग के द्वारा और कहाँ पर शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। है क्या कि जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं तो उनको आइसोलेशन में रखते हुए उन्हें योगा के माध्यम से अपने आप को सही करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है आयुष घर द्वार। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। आप ये देख सकते हैं। Himachal government launches the Ayush Ghar Dwar program. Himachal government has launched the Ayush Ghar Dwar program to keep the home isolated COVID-19 positive patients healthy by practicing yoga. Okay? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो मैं आपको बता देता हूँ विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया है 16 मई को। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 16 मई को। इसका थीम क्या है? इसका थीम है कि रूरल विमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म। तो ये इसका थीम है। थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसका है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना का है और भारत दूसरे नंबर पर आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मामले में। और अगर हम बात करें भारत के बारे में तो भारत में जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसके मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। ओवरऑल से मतलब जैसे किसी प्रदेश में गन्ना ज़्यादा होता है, किसी प्रदेश में आपका गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं ज्वार ज़्यादा होता है। तो मैं ओवरऑल ग्रेन की बात कर रहा हूँ। सभी तरह के जो प्रोडक्शंस हैं एग्रीकल्चर में, अगर उसमें हम ओवरऑल पोजीशन देखें
तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई किसके बारे में, ये बातें हुई आपकी कृषि के बारे में। अगला प्रश्न आता है केपी शर्मा ओली ने कौन सी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले वो विश्वास मत जो है वो नहीं हासिल कर पाए थे, लेकिन अब दोबारा से फिर वो कॉन्फिडेंस में ले लिया है उन्होंने और वो तीसरी बार नेपाल में आ गए हैं। तीसरी बार तिबारा उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। अगला है व्हीटली अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ये कौन बने हैं, नुकुलू फॉर्म बने हैं और ये आपका एक क्वेश्चन है जो इन्फॉर्मेटिव है। आगे बढ़ सकते हैं। ऑल टाइम फेवरेट फॉर द चिल्ड्रन किसने लिखी है, ये एक बुक है जो किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड के बारे में सब जानते होंगे। रस्किन बॉन्ड हैंड पिक्स हिज फेवरेट चिल्ड्रन स्टोरीज अहेड ऑफ 87th बर्थडे। तो ये आपके रस्किन बॉन्ड है और ये उनकी बुक है, आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं। इंडियाज़ फेवरेट राइटर द रस्किन बॉन्ड हैज़ ब्रॉट forth a carefully curated and hand-picked collection of his short stories in a new book titled All Time Favorites for Children। तो यहाँ पर क्या है, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसको उन्होंने एक बुक का नाम दिया All Time Favorites for Children। The Lander-based veteran author who is also the recipient of the Padma Shri and Padma Bhushan civilian honors। आपको पता है कि जो सिविल ऑनर्स हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर हमारा भारत रत्न आता है और पद्म भूषण और पद्मश्री उसी का हिस्सा है और पद्म विभूषण, तो उसमें से 2 जो मेडल हैं पद्म भूषण और पद्मश्री वो उन्हें मिल चुके हैं। विल रिलीज द बुक ऑन हिज 87th बर्थडे ऑन May 19, यानी कल। He was born in pre-partition India in 1934 in कसौली, वो कसौली में पैदा हुए जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। Born grew up in जामनगर, गुजरात, देहरादून, न्यू दिल्ली एंड शिमला। इन एरियाज़ में रहकर उनका जीवन जो है उन्होंने जिया है। His first novel was The Room on the Roof which was written when he was 17. Received the John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1957. Since then, he has written over 500 short stories, essays and novels, including The Vagrant in Valley of Flight of Pigeon and more than the 40 books for children. अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि विश्व बैंक ने किस देश को $80.5 मिलियन देने की घोषणा की है और किस लिए दी है, ये कोविड वैक्सीनेशन के लिए किसको प्रोवाइड किया गया है, श्रीलंका को। श्रीलंका को कोविड वैक्सीनेशन के लिए $80.5 मिलियन देने की घोषणा की गई। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, ये आप नक्शे में देख रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका को भारत जो है वो पाक स्टेट से ये दोनों जुड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं ये श्रीलंका है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला प्रश्न आता है कि असम की जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं के रूप में नामित की गई हैं वो कौन है, वो अचंता हैं। और ये आप देख सकते हैं इंडिया टुडे ने इसको कवर किया है। असम गेट्स फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, कोविड टॉप एजेंडा इन मेडन कैबिनेट मीट। A day after being sworn in as the Chief Minister of Assam, Himant Biswa Sarma distributed the portfolios to his cabinet minister at the first cabinet meet to the new Assam government. COVID-19 remained the top priority. Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma on Tuesday distributed the portfolios to 13 members of his cabinet. A day after the new council of the minister were sworn in, with Ajanta Nyog taking charge of the finance department, the state got its first women finance minister. अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और ये अभियान 15 दिन चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि गुजरात के गांवों में जाना, वहाँ पर जाकर के देखना, चेक करना कि कौन पेशेंट है और किस तरह से इस मुहिम को चला करके कोरोना फ्री किया जाए ग्राम स्तर पर, मतलब बिल्कुल रूट लेवल से इस बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए।
एक महत्वाकांक्षी परियोजना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आरबीआई ने पश्चिम बंगाल में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किस कारण से रद्द किया? तो इसका कारण था अपर्याप्त पूंजी नियामक गैर अनुपालन के कारण ऐसा किया गया। अगला प्रश्न आता है कि डोंगरिया कोंद जनजाति किस राज्य से संबंधित है और ये कब प्रकाश में आई? तो मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में उड़ीसा की जो डोंगरिया कोंद जनजाति है, जो रायगढ़ जिले की नियमगिरी पहाड़ियों में निवास करती है, वो चर्चा में आई हैं। और चर्चा में आने का कारण है कि वहाँ उस कम्युनिटी में कोविड-19 पॉजिटिव लोगों को पाया गया और इसलिए वो प्रकाश में आई। अगला प्रश्न आता है कि रूस ने किस देश को अनफ्रेंडली स्टेट की सूची में रखा है? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका के साथ तो पहले से उनका 36 का आंकड़ा है और अभी हाल ही में चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक, आपने सुना होगा, चेक रिपब्लिक ने पुराने समय में उसके यहाँ पर होने वाला जो एक बम विस्फोट था, उस बम विस्फोट का जब उन्होंने रिसर्च किया, उसकी छानबीन की, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कौन थे? इसके पीछे रशियंस थे। रशियन एम्बेसडर्स को उन्होंने अपने यहाँ से निष्कासित किया था। आपको याद होगा, मैंने कवर किया था पूरा न्यूज़। तो इसलिए रूस ने अपने यहाँ से दो देशों को, अमेरिका और चेक गणराज्य को, अनफ्रेंडली स्टेट की सूची में डाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हैरी गुंडे हैं वो किस देश के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न आता है कि सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मई को। 15 मई ज़रूरी नहीं है, एक्चुअली 15 मई को इस बार मई का तीसरा शनिवार पड़ रहा था, इसलिए इसको मनाया गया, क्योंकि नियमतः सशस्त्र सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है मई के तीसरे शनिवार को। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको सशस्त्र सेना दिवस के बारे में बताया। अगला प्रश्न आता है कि राजीव गांधी कॉन्स्पिरेसी टू किल इस बुक को लिखने वाले कौन हैं? तो वो कौन हैं? ये हैं आपके के रंगोत्थमन, तो ये उनका नाम है। और इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये करने वाले हैं कंपनी अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन है या वो कौन थी? तो वो इंदु जैन। अगला प्रश्न आता है, सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ये है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक मोबाइल ऐप के माध्यम से बंदर जनगणना प्रारंभ की है? मॉन्की सेंसस करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? ML खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला है उसके बाद, वित्तीय संगठन बैड बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है पद्म कुमार माधवन नायर को। अब ये होता क्या है? देखिए, आपको पता होगा बैड बैंक के बारे में कि जो आपके NPA होते हैं, यानी नॉट परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, तो उनका किस तरह से प्रबंधन किया जाए जिससे उसका सही तरह से उपभोग किया जा सके, यानी उसको जो आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं असेट, उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश ने आयोगन उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया है हाल ही में? तो ये चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पूर्व प्रधान सचिव जिनका नाम नृपेंद्र मिश्र है, उन्हें किस देश ने अभी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की उपाधि दी? तो ये देने वाला देश है जापान। कारण क्या है? नृपेंद्र मिश्र जी के कार्यकाल में भारत के जापान के साथ रिश्तों को सुधारने में उनकी एक अहम भूमिका थी, जिसको ध्यान में रखते हुए जापान ने उन्हें क्या किया है? उन्हें इस पुरस्कार से, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। और ये आप देख सकते हैं, ये नृपेंद्र मिश्र हैं। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया है? तो ये डिजीगोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इजराइल स्थित स्टार्टअप जिकेट को खरीदने की घोषणा की? तो ये वॉलमार्ट कंपनी है। और इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट। आई बिलीव दैट कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। ओके, हैव ए गुड नाइट।